हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्न विद रेशु में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एडवांस जावा ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ, सर्वलेट लाइफ साइकिल। मतलब कि आज मैं आपको सर्वलेट का लाइफ साइकिल कैसे फ्लो होता है, कैसे सर्वलेट की लाइफ साइकिल होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं सर्वलेट लाइफ साइकिल। सर्वलेट की लाइफ साइकिल जानने से पहले मैं आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे एक सर्वर के अंदर सर्वलेट कंटेनर क्या काम करता है, कैसे हम एक हमारे प्रोग्राम सिस्टम को या हम फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन को कैसे सर्वर में डिप्लॉय करते हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सर्वर है, मेन सर्वर, और ये है क्लाइंट साइड। ठीक है, ये क्लाइंट साइड हुआ, ये हमारा सर्वर साइड हुआ। अब मेन सर्वर में फॉर एग्जांपल ये है हमारा कंटेनर। ठीक है, ये हमारा है कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमने फॉर एग्जांपल एक लॉगिन एप्लीकेशन डिप्लॉय की है। तो जब हम लॉगिन एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं तो उसका एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में लॉगिन एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ HTML और JSP फाइल्स होंगी जो कि हमारी व्यूज़ होंगी। उसके बाद यहाँ पर web-INF फोल्डर के अंदर फोल्डर्स होंगे, कुछ लाइब्रेरी फोल्डर, क्लास फोल्डर एंड हमारा डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। तो इसमें से एक है web.xml डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल, और ये हमने ली है क्लास फोल्डर। ठीक है, तो क्या होता है कि web.xml फाइल जो होती है, यहाँ पर हमारे सर्वलेट की मैपिंग होती है कि किस URL पैटर्न से कौन सी सर्वलेट कॉल होगी। तो फॉर एग्जांपल हमारे लॉगिन एप्लीकेशन में एक जो कि इस कंटेनर के अंदर है, उसमें हमारे पास एक पेज है लॉगिन डॉट फॉर एग्जाम्पल JSP पेज, और यहाँ पर हमारे web-INF में क्लासेस में एक सर्वलेट है लॉगिन सर्वलेट। यहाँ पर इसकी मैपिंग दी है कि अगर हमारे एक्शन में जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसमें अगर हम लॉगिन पेज का सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो वो /login पाथ पर जाएगा, URL पैटर्न को देखेगा। तो जब हमारा फॉर एग्जांपल, अब मैं बताती हूँ क्लाइंट साइड। तो देखिए, फॉर एग्जांपल हमारा ये क्लाइंट ब्राउज़र है क्लाइंट साइड पे। अब ये ब्राउज़र पे मान लो हमने इस लॉगिन एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमने एक लॉगिन पेज को ओपन किया। अब इस लॉगिन पेज पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला और सबमिट बटन पे क्लिक किया। अब क्या होगा, देखिए, जैसे ही हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला और सबमिट बटन पे क्लिक किया तो बिहाइंड द सीन क्या होता है कि ये एक पेज होगा। इस पेज में ये फॉर्म बना होगा। तो ये जो दिख रहा है ये एक फॉर्म के रूप में होगा। इस फॉर्म में एक मेथड होगी जिसे हम पोस्ट लिखेंगे या गेट भी लिख सकते हैं, दो टाइप की मेथड होती है। और यहाँ एक्शन मतलब जब हम सबमिट करेंगे तो क्या होगा वो एक्शन में लिखा होता है। तो ये जो पूरा दिख रहा है ये एक फॉर्म होता है इस टाइप का। इसकी डिज़ाइनिंग की बात अलग है, वो HTML से भी हो सकती है और किसी भी HTML से हो सकती है। ठीक है, अब और CSS जावास्क्रिप्ट कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी। इस रिक्वेस्ट का दो पार्ट होगा, एक हेडर और एक बॉडी। ये हेडर पार्ट जो होगा इसमें मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि क्या क्लाइंट साइड पे क्या एनकोडिंग है, क्या लोकेल है, क्या यूज़र मतलब पेज का क्या टाइटल है, क्या पेज में क्या मेटा इन्फॉर्मेशन है, क्या कंटेंट टाइप है, इस टाइप की चीज़ें हेडर में होती हैं। और बॉडी में हमारा जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड जो एंटर किया है, वो सारी चीज़ें जो होंगी, एट्रीब्यूट चीज़ें होंगी, वो बॉडी में होंगी। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट हमारी बन गई, हमने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये रिक्वेस्ट क्या होगा, एक HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू, अगर हमारा वेब एप्लीकेशन HTTP पे है तो वो HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा, अगर HTTPS है तो HTTPS प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा, अगर सिक्योर एप्लीकेशन है तो ये प्रोटोकॉल के थ्रू ये रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गई मेन सर्वर के पास। अब ये रिक्वेस्ट ऐसी की ऐसी यहाँ पहुँची है। ठीक है, अब इस रिक्वेस्ट में जब हमने सबमिट बटन को क्लिक किया है तो ये देखेगा कि एक्शन में क्या था। एक्शन में URL पैटर्न क्या है, /login। तो ये जो रिक्वेस्ट है जब यहाँ पर जाएगी सर्वर पे तो सर्वर जो है कंटेनर से पूछेगा
कि भाई देखो ये रिक्वेस्ट आई है। तो अब कंटेनर जो है वो क्या करेगा, कंटेनर देखेगा कि क्या यूआरएल पैटर्न है, लॉगिन स्लैश लॉगिन। ठीक है, अब कंटेनर जाएगा अपने web.inf फोल्डर में और पूछेगा कि भाई web.xml फाइल कहाँ है, और उससे पूछो कि ये हमारे पास यूआरएल पैटर्न आया है तो इसकी कौन सी सर्वलेट हम कॉल करें। तो web.xml फाइल में जो कि हमारी स्लैश लॉगिन के लिए लॉगिन सर्वलेट मैपिंग लिखी है, तो ये बता देगी कंटेनर को कि भाई स्लैश लॉगिन के लिए हमारे पास लॉगिन सर्वलेट को कॉल करना है। तो कंटेनर क्या करेगा, अब इस नाम को लेगा, क्योंकि यहाँ मैचिंग स्लैश लॉगिन और स्लैश लॉगिन था तो ये दोनों मैच कर गए। अब ये मैच कर गई तो इसने लॉगिन सर्वलेट का नाम उठाया और जाके क्लास में देखने लगा, क्लासेस फोल्डर में या लिब फोल्डर में देखने लगा कि क्या हमारे पास लॉगिन सर्वलेट नाम की कोई क्लास है या नहीं। अब उसको यहाँ पर क्लास मिल गई। बाय चांस अगर उसे क्लास नहीं मिली तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, कहेगा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और अगर उसको एक्सेप्शन नहीं मिली और मतलब क्लास मिल गई और एक्सेप्शन नहीं जनरेट हुई तो वो आगे प्रोसीड करेगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही उसे क्लास मिल जाएगी तो क्या होगा जब मैं एक चीज़ और बताऊं, यहाँ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कब बनेगा, तो जब हम किसी भी हमारे वेब एप्लीकेशन को कंटेनर में मतलब वेब सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं, तो जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होते टाइम पे क्या स्टेप्स होते हैं, जैसे ही सर्वर स्टार्ट होता है तो वो डिप्लॉय करता है हमारे वेब एप्लीकेशन को। डिप्लॉय करने के बाद वो क्या करता है, हर एक क्लासेस का एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाता है, वो है हमारा सर्विस कॉन्टेक्स्ट, सर्वर कॉन्टेक्स्ट। यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, तो वो सर्वर कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे मेन सर्वर का काम क्या है, वो कंटेनर को मेन कंटेनर से जाएगा और बोलेगा कि अब जो एप्लीकेशन है इसका कॉन्टेक्स्ट बनाओ, तो वो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना देगा। इस कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का उपयोग होगा आगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सर्वर कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई ग्लोबल पैरामीटर्स होते हैं जो कि सर्वर कॉन्टेक्स्ट में होने चाहिए, काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वो मैं अभी डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया, बट उसका काम अलग है। अब क्या होगा, जैसे ही ये सर्वलेट क्लास फोल्डर को कंटेनर को एक क्लास फोल्डर में लॉगिन सर्वलेट मिली, तो अब ये क्या करेगा, इसकी लाइफ साइकिल शुरू करेगा। तो अब आया वीडियो का मेन पार्ट, ये लाइफ साइकिल कैसे शुरू होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी जो ये डॉट क्लास फाइल है, इसका जो बाइट कोड है उसको लेगा कंटेनर और क्या करेगा, मेमोरी में लोड करेगा। ठीक है, उससे पहले वो क्या देखेगा कि क्या उस नाम की सर्वलेट पहले से लोड है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो लोड करेगा। ठीक है, लोड करेगा, सर्वलेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और सर्वलेट लोडिंग होगी। यहाँ पर सर्वलेट लोडिंग के बाद एक क्या होगा, इंस्टेंस बनेगा सर्वलेट का। अब जब इंस्टेंस बनता है सर्वलेट का, तो वो यहाँ पर सर्वलेट का इंस्टेंस बनने के बाद यहाँ पर जो मेथड है, जैसे कि डू पोस्ट मेथड को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने मेथड का नाम पोस्ट लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर डू पोस्ट मेथड का इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। मतलब सर्वलेट का जब इंस्टेंस होगा तो वो इस डू पोस्ट मेथड को चेक करेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये इनिशियलाइजेशन हो इंस्टेंस क्रिएट होगा, फिर यहाँ पर सर्वलेट का इनिशियलाइजेशन फेज आएगी। इनिशियलाइजेशन फेज में इनिट मेथड कॉल होगी, सर्वलेट के अंदर जो इनिट मेथड है वो कॉल होगी, और उसमें जो ऑब्जेक्ट लेगा वो होगा सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट। जो सर्वलेट इनिशियलाइजेशन फेज में दो इनिट मेथड कॉल होती है। एक इनिट मेथड जो होती है वो सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट को लेकर होती है, और दूसरी बिना आर्ग्यूमेंट एम्प्टी आर्ग्यूमेंट से इनिट मेथड कॉल होती है। तो ये दो, इस मेथड के अंदर एक और इनिट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगी, और उसके बाद इस फेज में सर्वलेट का इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा सर्वलेट का इनिशियलाइजेशन। जब सर्वलेट का इनिशियलाइजेशन होगा तो उसके बाद वो सर्विस मेथड को कॉल करेगी, अब डू पोस्ट मेथड को क्यों कॉल करेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने मेथड पोस्ट डिफाइन किया है। तो ये इस डू पोस्ट मेथड में दो पैरामीटर्स लेगी। एक तो HTTP रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल, हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं, तो इस एप्लीकेशन में वो दो रिक्वेस्ट पैरामीटर लेगी, HTTP रिक्वेस्ट पैरामीटर और HTTP रिस्पॉन्स पैरामीटर।
और इस डू पोस्ट मेथड में वो इंसर्ट करेगी। तो ये डू पोस्ट मेथड के दो पैरामीटर्स होंगे, HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स। अब वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद सर्विस मेथड में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं वो बताती हूँ। देखिए, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में तीन चीज़ें होती हैं, रिक्वेस्ट हेडर, रिक्वेस्ट पैरामीटर, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट। रिक्वेस्ट हेडर डेटा क्या होता है, वो तो जो यहाँ से आ रहा है रिक्वेस्ट के थ्रू वो होता है। और पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो कि हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दिए। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जब हम सर्वलेट एग्जीक्यूशन होता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड होती है उस रिक्वेस्ट में, वो एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। तो अगर हम देखें कि रिक्वेस्ट पैरामीटर क्या होते हैं, तो रिक्वेस्ट पैरामीटर में हमारे पास यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आया। अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो होता है, ये सर्विस मेथड में जो भी लॉजिक होगा उसको परफॉर्म करेगा इस यूज़र नेम और पासवर्ड पैरामीटर्स को लेकर। जब सर्वलेट वो लॉजिक परफॉर्म करेगी और रिजल्ट हमारे पास आएगा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लॉगिन सक्सेस। तो ये रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा वो हमारे पास आया कि उसमें आउटपुट है लॉगिन सक्सेस। अब क्या होगा, लॉगिन सक्सेस जो है रिस्पॉन्स, ये किसी ये सर्विस जब ये इसका जो कोड होगा उसमें ये डिफाइन होगा कि किस JSP पेज को ये या किस पेज को ये रिस्पॉन्स के फॉर्म में रिवर्ट करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी जब सर्वलेट की जो कोडिंग होगी उसमें लिखा होगा कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो किस पेज पर रीडायरेक्ट करना है। तो ये जब लॉगिन सक्सेस हो जाएगा तो वो लॉगिन सक्सेस पेज पर रीडायरेक्ट होगा और वो जो है वो कंटेनर डिसाइड करेगा कैसे, जब कंटेनर इस सर्वलेट को रन करेगा तो उससे कंटेनर के पास ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब रिस्पॉन्स मिलने के बाद वो लॉगिन ऐप में वो पेज देखेगा और उस पेज को रिस्पॉन्स के फॉर्म में यहाँ दे देगा। जब ये रिस्पॉन्स यहाँ पहुँच जाएगा तो रिस्पॉन्स की दो चीज़ होगी, हेडर और बॉडी। अब हेडर में क्या होगा, वही कि सर्वर के साइड से जो भी हमारे पास हेडर इन्फॉर्मेशन आई है, इनकोडिंग, मेटाडेटा और कंटेंट टाइप और कितनी जो भी इंफॉर्मेशन आई है, फाइल अगर है तो फाइल की सिर्फ फॉर्मेट क्या है, कितना लेंथ है डेटा का, ये सारी इंफॉर्मेशन हेडर में होती है। इसी कौन सी ऐप प्रोटोकॉल यूज़ किया गया है ये भी होता है। इसी तरीके से बॉडी में क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स जो होगा एट्रीब्यूट के फॉर्म में बॉडी में आ जाएगा। अब ये रिस्पॉन्स क्योंकि ये डायनेमिक है इसलिए ये पूरी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। अगर स्टैटिक पेज होता तो अगर यहाँ डायरेक्ट एक स्टैटिक पेज होता वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स में चला जाता। क्योंकि हमारा पेज डायनेमिक है, हमने यूज़र नेम पासवर्ड दिया है, हमने इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बेस पे हमें रिक्वेस्ट चाहिए, तो इसीलिए सर्वलेट कंटेनर ने ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म किए। अब जब हमारा रिस्पॉन्स यहाँ तक आ गया तो ये यहाँ क्लाइंट साइड पे पहुँचेगा और रिस्पॉन्स जब क्लाइंट साइड पे पहुँच गया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ क्लाइंट साइड पे हमें लॉगिन सक्सेस का पेज मिल जाएगा। लेकिन जब ये रिस्पॉन्स हमें यहाँ मिल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, कंटेनर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिल गया, रिस्पॉन्स हमें मिल गया कि सक्सेस। जब हमें यहाँ सक्सेस रिस्पॉन्स मिल गया तो इमीडिएटली जो है यहाँ पर HTTP जो प्रोटोकॉल लेयर है वो कैंसिल हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय हुई, यहाँ पर कनेक्शन डिस्ट्रॉय हुआ तो फिर कंटेनर के पास सिग्नल मिला। कंटेनर क्या करेगा, फिर जो है अपने सर्वलेट का डिस्ट्रॉय फेस को कॉल करेगा और वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे ही ये डिस्ट्रॉय होगा तो फिर एक वेटिंग स्टेज आएगी। कंटेनर वेट करेगा कि कहीं फिर से कोई सर्वलेट को कॉल तो नहीं कर रहा, कितने कॉल्स आ रहे हैं, ये कॉलिंग चलती रहेगी जितने, और ये तब तक वेट करेगा जब तक सारे थ्रेड्स, क्योंकि यहाँ पर एक थ्रेडिंग प्रोसेस भी होती है, क्योंकि ये तो एक ही यूज़र का मैंने बताया, अगर कई सारे यूज़र इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो उन सारे यूज़र्स की एक एक थ्रेड बनेगी, ठीक है। अब उस थ्रेड में से यहाँ जब एक बार सर्वलेट का जो रिस्पॉन्स एक बार डिस्ट्रॉय फेज आ गया, बट वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, तो ये तब तक वेट करेगा कंटेनर जब तक सारी फेजेस डिस्ट्रॉय हो जाए। तो सारी फेजेस डिस्पैच होने के बाद, रिस्पॉन्स डिस्पैच होने के बाद कंटेनर जो है सर्वलेट का डिस्ट्रॉय कर देगा फुली। और उसके बाद क्या होगा कि हमारा डिस्ट्रॉय फेज हो जाएगी और सर्वलेट का हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब मेमोरी रिलीज कर देगी, और इसके बाद हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब लोडिंग होगी तो फिर यही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो वेब सर्वर है वो काम करता है, उसमें कंटेनर का क्या काम है, कैसे वो सर्वलेट का
यही है लाइफ साइकिल सर्वलेट की एक्चुअली। पहले वो लोड करता है, फिर इंस्टेंशिएशन होता है, फिर इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन के बाद वो सर्विस मेथड को कॉल करता है। अब सर्विस मेथड में दो मेथड होती है, डू पोस्ट और डू गेट। तो जो मेथड यहाँ डिफाइन होती है वो उस मेथड को कॉल कर लेता है। उस मेथड को कॉल करने के बाद वो फिर उस मेथड में लिखी हुई दो ऑब्जेक्ट्स बनाता है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाने के बाद और इसके बाद फिर वो डिस्ट्रॉय फेज में आता है और यही सारे रिस्पॉन्स को क्लाइंट तक सेंड करता है और उसके बाद फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यही एक फेज, यही चीज़ें चलती रहती हैं जब तक जितने बार भी वो लॉगिन एप्लीकेशन कॉल होती है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्लाइंट से सर्वर तक इन्फॉर्मेशन जाती है, कैसे सर्वर पर सर्वलेट की लाइफ साइकिल परफॉर्म होती है और कैसे ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती है। मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया भी होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही।